दोस्तों, जैसे जैसे समय बदलता है, बहुत कुछ बदलता है और हमारे सामने आने वाली चुनौतियों का नया समाधान भी सामने आता है। हमें समय के साथ उन समाधानों को भी समझना चाहिए। आज के समय सबसे बड़ी चुनौती तेजी से बदलती तकनीक के साथ तालमेल बिठाना और खुद को अपडेट रखना है। समय का प्रबंधन न कर पाना और उत्पादक न हो पाना। और इस चुनौती को हल करने के लिए आज हम जिस नए सिद्धांत और नई अवधारणा पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है माइंड। आज की पुस्तक का सारांश है माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी बनाम क्रिएटिविटी मैटर्स, जिसे डेविड कडावी ने लिखा है। डेविड कडावी एक लेखक, पॉडकास्टर और क्रिएटिविटी के विशेषज्ञ हैं। वह लोगों को उनके रचनात्मक कार्यों में उत्पादक बनने में मदद करते हैं। किताबों की 9 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं, डेविड टेड्स द पोस्ट और ऑब्जर्वर में भी दिखाई दे चुके हैं। तो बात यह है कि कई किताबें और वक्ता आपको बताते हैं कि अपने समय का सदुपयोग कैसे करें। वे आपको ऐसा करने या वैसा करने के लिए कहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि काम पूरा करने का समय प्रबंधन से कोई लेना देना नहीं है। यह सिर्फ इस पर निर्भर करता है कि आप अपने दिमाग को कैसे प्रबंधित करते हैं। यह आज की पुस्तक का निचोड़ है। आपको मन प्रबंधन प्राप्त करने के लिए कुछ सरल और शक्तिशाली तकनीकें सिखाने का। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की पुस्तक का सारांश प्रस्तुत करते हैं। मैनेजमेंट नहीं, टाइम मैनेजमेंट। प्रोडक्टिविटी तब मायने रखती है जब क्रिएटिविटी मायने रखती है। डेविड कार्डवी द्वारा लिखी गई पुस्तक हमें यह सिखाती है कि हर सेकंड का सही उपयोग कैसे किया जाए। आप इसे अपने चारों ओर देख सकते हैं। लोग हर रोज पैसा कमाने की उधेड़बुन में लगे रहते हैं। इसीलिए आपको हर सेकंड का उपयोग सही जगह पर करना चाहिए। पैसे कमाने और अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए आपको अपने कैलेंडर और प्राथमिकताओं में बदलाव करने की आवश्यकता है। आजकल की जीवन शैली ऐसी हो गई है कि लोग गतिविधियों से इतने भरे हुए हैं कि उनके पास आराम करने का समय नहीं है। इसके साथ ही मल्टीटास्किंग का चलन भी बढ़ गया है, जैसे लंच करते हुए एक साथ कई काम करना। क्या यह वही ऊधम संस्कृति है जिसका हिस्सा होने पर हर किसी को गर्व महसूस होता है? क्या हर वक्त थका रहना, गुस्सा आना या परेशान रहना अब आम बात बन चुकी है? यह चर्चा साबित करती है कि समय प्रबंधन अब उतना उपयोगी नहीं है और इससे आपको वह सफलता नहीं मिलेगी जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। इसके बजाय आपको यह सीखने की जरूरत है कि मन का प्रबंधन कैसे किया जाए। मन का प्रबंधन आपको अपने लक्ष्यों को हासिल करने और सफलता प्राप्त करने में मदद करेगा। साथ ही यह भी समझाता है कि कुछ पाने के लिए हमेशा भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। जल्दबाजी छोड़कर आप अपने मन को सही दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। समय प्रबंधन नहीं, मन प्रबंधन, यही आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने का बेहतर तरीका है। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। डेविड कार्डवी, इस किताब के लेखक, खुद को कभी लेखक नहीं मानते थे। उन्हें बचपन से ही लिखने में ज्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन एक दिन उनके सामने एक ऐसा किताब लिखने का प्रस्ताव आया जिसे मना करना मूर्खता होती। इस प्रस्ताव ने उनकी जिंदगी को बदल दिया। डेविड ने सबसे पहले अपनी जिंदगी को इस तरह व्यवस्थित किया कि किताब लिखने के लिए उनके पास पर्याप्त समय हो। यह उनकी सोच और योजना का परिणाम था जिसने उन्हें लेखक बनने के सफर पर आगे बढ़ाया। डेविड ने किताब पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने दोस्तों के साथ रात्रि भोज और अन्य योजनाएं रद्द कर दी। उन्होंने लेखन सत्र शुरू कर दिए और यहां तक कि अपना समय बचाने के लिए किराने का सामान और खाना भी घर पर ही मंगवाने लगे। डेविड ने अपने जीवन के हर पहलू को इस तरह व्यवस्थित किया कि उनका पूरा ध्यान सिर्फ किताब लिखने पर केंद्रित रहे। एक लेखक का दिमाग शब्दों के डिब्बे की तरह होता है, लेकिन वह इन शब्दों को रचनात्मकता के साथ उपयोग करता है। हालांकि डेविड के लिए यह सब इतना आसान नहीं था। जब वह लिखने के लिए बैठे तो उनके दिमाग में कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ। वे कंप्यूटर के सामने घंटों बैठे रहते, लेकिन एक भी शब्द नहीं लिख पाते। इस स्थिति ने उन्हें भारी दबाव में डाल दिया। कुछ हफ्तों में डेविड को किताब के 25 अध्याय पूरे करने थे ताकि वह उन्हें प्रकाशक को दिखा सकें। उन्हें पता था कि अगर वह ऐसा नहीं कर पाए
तो उनकी डील रद्द हो सकती थी। डेविड अपने परिवार और दोस्तों को निराश नहीं करना चाहते थे। उन्होंने यह सोचकर एक रिट्रीट में शामिल होने का निर्णय लिया कि शायद जगह बदलने से उनकी रचनात्मकता को प्रेरणा मिल सके। हालांकि रिट्रीट में शामिल होने का निर्णय लेते ही डेविड को पछतावा होने लगा। उन्होंने महसूस किया कि शायद यह उनके लिए सही कदम नहीं था। फिर भी वह खुद को समझाते हुए वहां गए, लेकिन उनकी निराशा अभी भी बनी हुई थी। एक दिन जब डेविड अपनी निराशा से परेशान होकर घर से बाहर निकले, तो सड़क के दूसरी ओर उनकी मुलाकात डिएगो से हुई। डिएगो ने उन्हें अपने पास बुलाया और स्पेनिश में बात करने लगा। डेविड ने खुद को बेवकूफ की तरह दिखने से बचाने के लिए डिएगो के साथ बातचीत की। वह धीरे धीरे उस संवाद में खोने लगे और यह अनुभव उनके लिए एक अलग तरह की प्रेरणा लेकर आया। इस अनुभव ने डेविड को यह एहसास दिलाया कि वह क्यों नहीं लिख पा रहा था। असल समस्या यह नहीं थी कि उसके पास समय नहीं था, बल्कि यह थी कि वह मानसिक रूप से लिखने की स्थिति में नहीं था। यह एहसास डेविड के लिए क्रांतिकारी साबित हुआ। उन्होंने समझा कि समय प्रबंधन अब उतना प्रभावी नहीं है। डेविड ने इसे माइंड मैनेजमेंट का नाम दिया। माइंड मैनेजमेंट का मतलब है अपनी रचनात्मक ऊर्जा को प्राथमिकता देना। यह समय प्रबंधन से अलग है, क्योंकि इसमें काम को पूरा करने के लिए आपकी मानसिक स्थिति का सही होना जरूरी है। डेविड का तर्क है कि हम सभी ने कभी न कभी किसी कार्य को लिस्ट में डालकर लंबे समय तक टाल दिया होगा, लेकिन जब उस कार्य को करने का समय आता है तो हम पूरी तरह से निरुत्साहित महसूस करते हैं। यह समस्या माइंड मैनेजमेंट से हल की जा सकती है। माइंड मैनेजमेंट में आप स्वयं से यह पूछते हैं कि मैं अभी किस काम को करने के मूड में हूं। इसके बजाय समय प्रबंधन में आप अक्सर यह पूछते हैं, मैं अभी क्या कर सकता हूं। समस्या यह है कि समय प्रबंधन के इस दृष्टिकोण से अक्सर आप काम को टाल देते हैं, क्योंकि आपको फोकस और प्रेरणा की कमी महसूस होती है। माइंड मैनेजमेंट आपको सिखाता है कि काम को आपकी मानसिक स्थिति के अनुकूल कैसे बनाया जाए। जब आपका मूड और काम एक दूसरे से मेल खाते हैं, तो आप न केवल अधिक उत्पादक होते हैं, बल्कि ऊर्जा और समय भी बचाते हैं। अगले अध्याय का विषय है क्रिएटिव स्वीट स्पॉट। रचनात्मक होना किसी किराने की चीज की तरह नहीं है जिसे आप खरीद सकते हैं। यह एक प्रक्रिया है जिसमें समय और सही मानसिक स्थिति की आवश्यकता होती है। डेविड रचनात्मक मोड में प्रवेश करने के लिए दो प्रकार की सोच का उपयोग करता है, डायवर्जेंट अपसारी सोच, कन्वर्जेंट अभिसारी सोच। डायवर्जेंट सोच तब होती है जब आपके विचार बिखरे हुए और अनगिनत होते हैं। इस सोच में आपका ध्यान एक साथ कई संभावनाओं पर होता है। उदाहरण के लिए, लेखन में आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास कहने के कई तरीके हो सकते हैं। कन्वर्जेंट सोच तब आती है जब आप इन सभी विचारों को एक दिशा में संकेंद्रित करते हैं। मान लीजिए आप अपने पहले प्यार के बारे में लिखना चाहते हैं। सबसे पहले आप यह तय करते हैं कि इसे औपचारिक रूप में लिखना है या अनौपचारिक रूप में। फिर आप यह तय करते हैं कि इसे नाम देना है या इसे गुमनाम ही रखना है। इस प्रक्रिया में आप यह भी तय करते हैं कि पाठकों से संवाद का लहजा कैसा होना चाहिए, दोस्ताना, आत्मीय या तटस्थ। डायवर्जेंट सोच आपको विकल्प देती है, जबकि कन्वर्जेंट सोच उन विकल्पों को एक स्पष्ट दिशा में ले जाती है। यही प्रक्रिया रचनात्मकता का मूल है, और इसे सही तरीके से अपनाकर आप अपने लक्ष्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से पूरा कर सकते हैं। आप अपनी पहचान सभी के सामने प्रकट नहीं करना चाहते, इसलिए बेहतर रचनात्मक विचार उत्पन्न करने के लिए आपको अपसारी और अभिसारी दोनों प्रकार की सोच की आवश्यकता होती है। आपके अंतिम उत्पाद को उत्कृष्ट बनाने के लिए सर्वोत्तम विचारों की आवश्यकता है, लेकिन इन विचारों को लागू करने का तरीका आपके रचनात्मक स्थान की पहचान पर निर्भर करता है। आपका रचनात्मक स्थान वह समय और स्थान है जब और जहां आप अपनी सर्वश्रेष्ठ रचनात्मकता प्रदर्शित कर सकते हैं। रचनात्मक कार्य एक ऐसी अद्वितीय विचार प्रक्रिया है जिसे तर्क या गणितीय सूत्रों से मापा नहीं जा सकता। यह प्रक्रिया तंत्रिका वैज्ञानिकों के अनुसार
परिप्रेक्ष्य में अचानक होने वाले बदलावों या अंतर्दृष्टि के रूप में सामने आती है। यह एक ऐसा क्षण होता है जिसे यूरेका पल भी कहते हैं, जब आपको किसी विचार या योजना की समझ अचानक हो जाती है। आपकी ऊर्जा हर दिन या हर समय समान नहीं रहती, इसलिए अपने दिन के उस समय को पहचानना जरूरी है जब आपकी ऊर्जा और ध्यान अपने चरम पर होते हैं। यह रचनात्मक कार्य करने के लिए सबसे अनुकूल समय है। अपने नींद चक्र और ऊर्जा स्तर के साथ तालमेल बैठाना इस प्रक्रिया में मदद करता है। जैसे जैसे आप जागते रहते हैं, आपकी सतर्कता बढ़ती है, लेकिन नींद की कमी के कारण यह सतर्कता दोपहर के समय कम हो जाती है। यह समझना कि आपकी बॉडी क्लॉक कैसे काम करती है, आपके काम में फोकस बनाए रखने के लिए उपयोगी हो सकता है। सुबह का समय, जब आप सबसे अधिक सतर्क होते हैं, कई लोगों के लिए रचनात्मकता के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। जैसे महान वायलिन वादक अपने दिन के पहले 2-4 घंटे अभ्यास करते हैं, प्रसिद्ध लेखिका वर्जीनिया वुल्फ और मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर भी सुबह का समय अपनी रचनात्मकता को समर्पित करते थे। डेविड ने एक और तरीका सुझाया है, जिसे वह फर्स्ट वेव रूल कहते हैं। यह नियम आपके रचनात्मक स्थान को पहचानने और इसे प्रभावी रूप से उपयोग करने में मदद करता है। उन्हें अनुशासित रहने में मदद मिलती है। जब आप अपने दिन का पहला घंटा अपने प्रोजेक्ट पर बिताते हैं, तो इसे पहली बार का नियम कहा जाता है। और यह सिर्फ कोई प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि यह आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होना चाहिए। ऐसा करने से आपको उस प्रोजेक्ट को जल्दी पूरा करने में मदद मिलेगी। यह सुनकर आप सोच रहे होंगे कि क्या यह सच में संभव है? तो जवाब है हाँ, यह बिल्कुल संभव है। अपने दिन की शुरुआत अपने सबसे महत्वपूर्ण काम से करें, यानी उस काम से जो आपको करना है। ऐसा करने से आप इसे पूरा कर लेंगे और आपके आलसी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। साथ ही ऐसा करने से कार्यों में बाधाएं भी नहीं आएंगी। इस महत्वपूर्ण सीख को लेने के बाद आइए अगले अध्याय की ओर बढ़ें। रचनात्मकता के 4 चरणों की बात करें तो आप तब भी लिख और पेंटिंग कर सकते हैं जब आप वास्तव में लिख और पेंटिंग नहीं कर रहे होते। रचनात्मकता की प्रक्रिया केवल लेखन और पेंटिंग तक ही सीमित नहीं है। इसे सामाजिक मनोवैज्ञानिक संज्ञानात्मक नियंत्रण के 4 चरणों या रचनात्मकता के 4 चरणों के रूप में जाना जाता है। पहला चरण है मंच तैयारी। यह वह समय है जब आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ सोचते हैं। आपकी कहानी में पात्र कौन होंगे, आपका गाना कितना लंबा होगा, पेंटिंग बनाने के लिए आप क्या उपयोग करेंगे। डेविड ने भी इसी तरह अपनी किताब पर काम करना शुरू किया। एक समय था जब वह अपने लिविंग रूम में थे। डेविड कमरे में बैठकर जानकारी के ऐसे स्रोत खोलते थे। उनके चारों ओर किताबें, समाचार पत्र और पत्रिकाएं बिखरी हुई थीं। उनके पास एक सफेद बोर्ड भी था जिस पर वे संभावित विषय और अध्याय लिखते थे। डेविड कहते हैं कि उन्होंने जो शोध किया था वह समय की बर्बादी नहीं थी। यह उन्हें रचनात्मकता के अगले चरण तक पहुंचने में मदद कर रहा था। रचनात्मकता की यात्रा में दूसरा चरण ऊष्मायन है। यह वह समय होता है जब आप अपने प्रोजेक्ट पर सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहे होते। इस दौरान हो सकता है आप कुछ और कर रहे हों, जैसे दोस्तों या परिवार के साथ समय बिताना या फिर सिर्फ आराम करना। यह जरूरी है कि हम अपने दिमाग को समय समय पर ब्रेक दें। कभी कभी किसी काम को तुरंत निपटाने के लिए खुद को मजबूर करना उल्टा असर डाल सकता है। जब हम इस दबाव में आते हैं तो निराशा का सामना कर सकते हैं और इससे रचनात्मकता की प्रक्रिया में रुकावट आ सकती है। ब्रेक के इस समय का सही उपयोग आपको तीसरे चरण उन्मूलन तक पहुंचने में मदद करता है, जो अचानक आता है। यह वह क्षण है जब आपका दिमाग पूरी तरह से एक नया और प्रभावशाली विचार स्वीकार करता है। इसे यूरेका या आहा मोमेंट कहा जाता है और यह अचानक होता है, जैसे किसी अचानक आए विचार का दिमाग में आना। तीसरे चरण को पूरी तरह से समझाना मुश्किल है क्योंकि यह अप्रत्याशित होता है, लेकिन बिना पहले चरण की तैयारी के आप इस मोमेंट तक नहीं पहुंच सकते। चलिए इसे और स्पष्ट करते हैं। मान लीजिए हम प्रसिद्ध संगीतकार पॉल मैकार्टनी के उदाहरण पर ध्यान दें। उन्होंने येस्टरडे नामक उस महान गाने की धुन को एक सपने में सुना था। जब वह नींद से जागे
तो उन्होंने तुरंत उस धुन को पियानो पर बजाना शुरू कर दिया। हालांकि यह प्रक्रिया इतनी सरल नहीं थी। पॉल ने वर्षों तक संगीत पर काम किया था और कल जैसे गाने को लिखने में सक्षम होने के बाद उन्होंने सुनिश्चित किया कि वह चौथा चरण सत्यापन भी पूरा करें। यह चरण उस विचार की सच्चाई को परखने का होता है जब आप सुनिश्चित करते हैं कि आपका विचार सच में सही और शानदार है। पॉल ने यह सुनिश्चित करने में 1.5 साल लगाए कि क्या वह धुन वास्तव में उनकी अपनी थी या नहीं। इस दौरान उन्होंने अपने गाने में कई बदलाव किए और उसे बेहतर बनाया। रचनात्मकता के इन चरणों को सही तरीके से अपनाए बिना आप कभी भी अपनी उत्कृष्ट कृति नहीं बना सकते। आपको हर चरण को पूरा करना होगा। अब जब आप रचनात्मकता की यात्रा पर निकलते हैं तो आपको यह भी समझना होगा कि मानसिक स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। डेविड के उदाहरण से यह बात और स्पष्ट होती है। डेविड का कोई निश्चित तरीका नहीं था, लेकिन उनके पास अपनी लेखनी के लिए आदर्श स्थान और मूड था। वह जॉन हैडॉक सेंटर की 19वीं मंजिल पर जाते थे, जहां वह अपनी छोटी नोटबुक में विचार लिखते थे। शुरुआत में उनके विचार बिखरे हुए होते थे, लेकिन लिखने के बाद उन्हें और विचार आते थे जिन्हें वह अपनी किताब में शामिल करना चाहते थे। डेविड की तरह जब आप अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार कार्य करते हैं तो यह रचनात्मकता में मदद करता है। आपकी मानसिक स्थिति इन 7 मानसिक अवस्थाओं में से एक हो सकती है और पहले मानसिक अवस्था को प्राथमिकता मानसिक स्थिति कहा जाता है। यह तब होता है जब आप किसी कार्य को लेकर निर्णय लेते हैं। यह तय करते हैं कि आपको क्या करना है और इसे कैसे पूरा करेंगे। रचनात्मकता के रास्ते पर चलने के दौरान आपको हर चरण को ठीक से समझना और अपनाना जरूरी होता है। पहला चरण महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, जहां आप यह तय करते हैं कि आपके लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। उदाहरण के लिए डेविड जॉन हैडॉक सेंटर में यही काम करते थे। वह अपने विचारों को प्राथमिकता देते हुए सबसे महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान केंद्रित करते थे। इसके बाद आता एक्सप्लोरमेंटल स्टेट, जो जिज्ञासा की अवस्था है। इसमें आपको किसी विशिष्ट प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढना होता, बल्कि अपने विचारों और जिज्ञासा को मुक्त छोड़ देना होता है। मान लीजिए आप किसी चित्र को बनाने का सोच रहे हैं, तो यह जरूरी नहीं कि सिर्फ वही चित्र बनाएं, बल्कि आपको पेंटिंग के इतिहास या कला के विभिन्न पहलुओं पर भी शोध करना चाहिए। इस अवस्था में आप खुद को पूरी तरह से खुला छोड़ते हैं और अपनी कल्पना को बिना किसी बंधन के विकसित होने देते हैं। इसके बाद आता शोध मानसिक अवस्था, जिसमें आपको विशिष्ट उत्तर मिलते हैं। डेविड जैसे चेन एम्पलीफायर बनाने या अपने पुस्तक के विषयों की सत्यता को प्रमाणित करने में इस अवस्था में समय बिताते थे। यह वह समय होता है जब आप अपने ज्ञान को न केवल इकट्ठा करते हैं, बल्कि उसे परखते भी हैं। फिर आता है सामान्य मानसिक स्थिति, जब आप अपने विचारों को एकत्रित करके कोई ठोस काम करते हैं, जैसे अपना पहला ड्राफ्ट लिखना या किसी कला कार्य को पूर्ण रूप से तैयार करना। यह वह अवस्था है जब आप पहले के चरणों से एकत्रित विचारों को वास्तविक रूप में ढालते हैं। परिष्कृत मानसिक अवस्था वह चरण है जब आप जो कुछ भी आपने पहले बनाया था उसे संपादित और बेहतर बनाते हैं। जैसे एक लेखक अपने वाक्य और शब्दों को संशोधित करता है, वैसे ही एक चित्रकार अपने कैनवास पर अंतिम बदलाव करता है। यह सुनिश्चित करता है कि हर रंग और विवरण ठीक है। फिर आती है प्रशासनिक मानसिक स्थिति, जहां आपको अपने रचनात्मक काम के अलावा अन्य जिम्मेदारियों को भी संभालना होता है, जैसे अपने बिलों का भुगतान करना या परिवार के साथ समय बिताना। यह अवस्था महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको अपने जीवन के अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखते हुए अपने रचनात्मक कार्य को संतुलित रखना होता है। अंतिम चरण रिचार्ज मानसिक स्थिति है, जहां आपको आराम करने और खुद को ताजगी से भरने की आवश्यकता होती है। डेविड की तरह जब वह अपने काम से थक जाते थे तो वे एक छुट्टी लेते या फिर मसाज के लिए जाते थे। कभी-कभी कुछ मजेदार फिल्में या वीडियो देखना भी तनाव कम करने में मदद करता है। यह विश्राम रचनात्मकता को बढ़ाने में सहायक होता है। डेविड का क्रिएटिव साइकिल एक उदाहरण है कि कैसे रचनात्मकता के इन सभी मानसिक अवस्थाओं का सही समय पर पालन किया जाता है। रात के अंधेरे में वह अपने विचारों पर काम करते, फिर दिन के समय आराम करते और अगले दिन
फिर से अपने विचारों को परिष्कृत करते थे। यह एक दोहराव वाला चक्र था जिसमें वह लगातार प्रगति करते रहे। रचनात्मक चक्र का यह उदाहरण बताता है कि कैसे कई सप्ताहों तक यह प्रक्रिया चल सकती है और यह मौसमों पर आधारित भी हो सकता है। उदाहरण के लिए चमगादड़ रचनात्मकता के पहले चरण में रात में काम करती है क्योंकि रात की शांति उन्हें ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। फिर वह दूसरे चरण में इंक्यूबेशन पर चली जाती है जहां वह सोते समय रचनात्मक विचारों को अवशोषित करती है। जब वह उठती हैं तो उनका मस्तिष्क नए विचारों से भरा होता है जो उन्हें तुरंत प्रेरणा देता है। इस प्रक्रिया में वह अपने गाने को बेहतर बनाती हैं और इसी तरह रचनात्मकता के अगले चरण तक पहुंचती है। डेविड के लिए यह सबसे खराब स्थिति हो सकती थी क्योंकि उन्हें एक पॉडकास्ट साक्षात्कार करना था, लेकिन उनकी नई पनामा सिटी में रहने की स्थिति ने उन्हें पूरी तरह से परेशानी में डाल दिया। उन्हें अपने नए पड़ोस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और यही कारण था कि उन्हें नहीं पता था कि साक्षात्कार के लिए एक अच्छी जगह कहां मिल सकती है। इसके अलावा डेविड जानता था कि इस साक्षात्कार को पुनर्निर्धारित करना असंभव था क्योंकि डॉ रॉक जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हमेशा व्यस्त रहते हैं। यह एक ऐसा मौका था जो शायद फिर कभी नहीं मिलेगा। यह स्थिति बेहद कठिन लग रही थी, लेकिन फिर बिट का रचनात्मक तंत्र सक्रिय हो गया। डेविड ने डॉ रॉक को एक ईमेल भेजा और चमत्कारी रूप से उन्हें लगा कि अब वह निराश नहीं है। उन्होंने अपनी समस्याओं का समाधान निकाल लिया और अंततः डॉ रॉक के साथ साक्षात्कार रिकॉर्ड करने में सक्षम हो गए। रचनात्मक प्रणाली एक तरह से एक प्रोसेसर की तरह काम करती है जो आपके मानसिक ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करने में मदद करती है। यह प्रणाली आपके रचनात्मक चक्र और विभिन्न रचनात्मकता चरणों की देखभाल करती है। इसे एक संदूक की तरह समझें जिसमें रचनात्मकता के प्रत्येक कदम को व्यवस्थित किया जाता है। एक रचनात्मक कार्य के लिए न्यूनतम खुराक की आवश्यकता होती है, यानी यह सबसे छोटी क्रिया जो आप अपनी रचनात्मक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक लेखक के लिए यह न्यूनतम खुराक अपनी किताब का एक पैराग्राफ लिखना हो सकता है। रचनात्मक कार्यों में ओपन लूप का भी एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। जब आप अपनी बिल्ली को खाना खिलाने के बारे में सोचते हैं तो आपका दिमाग सुपरमार्केट से खाना खरीदने का विचार बनाता है। यह खुला चक्र तब तक आपके दिमाग में रहेगा जब तक आप वह काम पूरा नहीं कर लेते। हालांकि यह एक नकारात्मक पहलू जैसा लग सकता है, ओपन लूप रचनात्मकता को बढ़ाने में मदद करता है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब आप रचनात्मक कार्यों पर ध्यान दे रहे होते हैं तो एक छोटा सा कार्य भी, जैसे एक पैराग्राफ लिखना, आपके दिमाग में एक कूपन लूप बना सकता है जो आपको अपराध बोध महसूस कराए बिना आगे बढ़ने की अनुमति देता है। रचनात्मक प्रणाली के सबसे अच्छे पहलुओं में से एक यह है कि इसमें कई खुले लूप हो सकते हैं। एक लूप आपको कार्यों को प्राथमिकता देने में मदद करता है और बहाने बनाने से रोकता है। यह आपको यह नहीं कहने देता कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि न्यूनतम रचनात्मक खुराक के लिए केवल कुछ मिनटों की आवश्यकता होती है। आखिरकार हम निष्कर्ष पर आते हैं, जहां हमने अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे संक्षेप में समझते हैं। सबसे पहले आप समझते हैं कि माइंड मैनेजमेंट क्या है और इसका मतलब है कि आप अपने काम के लिए सही मानसिक स्थिति कैसे बना सकते हैं। दूसरा, आपने यह सीखा कि अपने रचनात्मक स्थान को ढूंढकर और समय का सही उपयोग करके आप अपना मन बदल सकते हैं। तीसरा, रचनात्मकता के 4 चरणों की समझ प्राप्त की जो आपको किसी अद्भुत काम को बनाने में मदद करते हैं: तैयारी, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेटी और कार्य। चौथा, 7 मानसिक अवस्थाओं को समझना जिनमें प्राथमिकता, एक्सप्लोर, रिसर्च, जनरेट, पॉलिश, एडमिनिस्ट्रेटर और रिचार्ज शामिल हैं। ये अवस्थाएं आपको हर रचनात्मक चरण को पूरा करने में मदद करती हैं। अंत में रचनात्मक चक्र को समझना और इसका पालन करना महत्वपूर्ण है। यह रचनात्मक कार्यों और आराम के लिए समय निकालने का एक दोहराव वाला चक्र है जो किसी भी सप्ताह, महीने या मौसम में लागू हो सकता है। शोर से बचने के लिए अपनी रचनात्मक प्रणाली को जानना और यह समझना कि इसके तहत काम कैसे करना चाहिए
आपको हर कदम पर मार्गदर्शन करेगा। आज पूरी दुनिया में भागदौड़ भरी जिंदगी का तूफान बन चुका है, जिसमें हर कोई जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा काम करने में लगा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, काम करने का तरीका बदल रहा है। यदि आप जो काम कर रहे हैं वह आपके लिए मजेदार है, तो उस प्रक्रिया का आनंद लें और जल्दबाजी न करें, क्योंकि एक कहावत है, महान चीजें केवल उन लोगों द्वारा हासिल की जाती हैं जो उनके लिए धैर्य से इंतजार करते हैं। और यही बात हमारे वेदों में भी कही गई है कि जीत धैर्य में है और जल्दबाजी में विनाश है। यह हमें जीवन में सिखाता है कि सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो आत्मविश्वास और संयम के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने और खुद को केंद्रित रखने के लिए आपने जो उपकरण और ज्ञान प्राप्त किया है वह आपके लिए अमूल्य साबित होगा। इन्हें सही तरीके से अपने जीवन में लागू करके आप सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। हमेशा याद रखें कि अगर आप खुद पर विश्वास रखते हुए धैर्य और संघर्ष के साथ अपने सपनों का पीछा करेंगे तो वे अवश्य पूरे होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सपने देखिए, क्योंकि सपने सच होते हैं, और जब आप डिजिटाइज ड्रीम चैनल के साथ अपने सपनों को जोड़ते हैं तो वे और भी सच होने लगते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।